है। जैसे गर्लफ्रेंड से पीछा छोड़ाना डिफिकल्ट हो जाता है ना, वैसे इससे भी पीछा छोड़ाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ बतियाते हो, हम जानते हैं, एक बार बतियैला कि गईला। इतना अगर ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो 2 मुक्का मारेंगे पीठ पे। ये अगर एक हाइड्रा को आप 3-4 पीस में कुट 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 काट दीजिए, जहां पर भी पानी रुका हुआ है इस ससुरा वही जो अपना नैन बसेरा बना लेता है, मार हो जा बस के रिप्रोडक्शन करना चालू कर देता है। इतना तेज रिप्रोडक्शन करता है कि पूरे सरफेस को ढक लेता है, ऐसा लगता है कि बिछावना हुआ है, ऐसा 2-3 लेयर का बिछावना हुआ है। ये उस स्ट्रक्चरवा को बोलते हैं रनर, राइजोम, शक्करवा, ट्यूबरवा, ऑफसेटवा, बल्बवा। हेलो फ्यूचर डॉक्टर, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए, पढ़ाई अच्छे से हो रहा है ना? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से पहले वाला लेक्चर देखे होंगे और नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने क्लियर किया था रिप्रोडक्शन क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और डिफरेंसेस बिटवीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, इस ससुरा लाइफ स्पेन क्या होता है, इस ससुरा क्लोन क्या होता है, इस ससुरा सेल डिवीजन क्या होता है, बाइनरी फिजनवा क्या होता है, बोर्ड्स क्या होते हैं, इंसिस्टेशन क्या होता है, स्पोरियोलेशन क्या होता है, जू स्पोर्स क्या होते हैं, कोनिडिया क्या होता है, बोर्ड्स क्या होता है, जेम्यूल क्या होता है। इन सभी ससुरों के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से स्टडी किया था, ठीक है। और हमने जाना था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल क्या होता है। इसके बाद हमने देखा था कि रनर, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, इन सब के बारे में हमने अच्छे से स्टडी किया था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे देखेंगे, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। Member of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special और sexual reproductive structures। देखिए, फंजाई किंगडम के मेंबर्स और कुछ प्लांट जैसे एल्गिया हो गया, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं इस ससुरा, स्पेशल और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर जू स्पोर दैट आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स। अदर कॉमन और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया, पेनिसिलियम, बोर्ड्स, हाइड्रा एंड जेम्यूल, स्पंजेस। देखिए, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, जू स्पोरवा के पास फ्लैजिला होती है और वो मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? मोटाइल स्ट्रक्चर्स होता है। मोटाइल मतलब जो ससुरा मूव कर सकते हैं, जो ससुरा एक दर से घुसुक के दूसरा दर पे जा सकते हैं, एक दर से दूसरे दर पे रेंग सकते हैं, जिसके पास फ्लैजिला का मतलब पैर लाइक स्ट्रक्चर, टंगरी लाइक स्ट्रक्चर, जो यहां से वहां जा सकते हैं, उसी को मोटाइल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और उसके बाद उसके बाद कई सारे कॉमन और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमने कोनिडिया देखा, जो कि हमें पेनिसिलियम में देखने को मिला था, जो ससुरा चेन लाइक स्ट्रक्चर्स था। बर्ड हमें देखने को मिला हाइड्रा में, कहा? हाइड्रा में। और ईस्ट में जेम्यूल हमें स्पंजेज में देखने को मिले। ये सब क्या है? ये सभी ससुरे और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है? और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। In plants, the units of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulbs are capable of giving rise to new offspring। देखिए, प्लांट के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो होते हैं रनर, राइजोम, शक्कर, ऑफसेट, ट्यूबर। और इन सभी के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, ये क्षमता होती है कि ये नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सके, इस ससुरे नए ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकते हैं, जो जनरेशन को आगे बढ़ा सके। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगुल। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगुल। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूं। देखिए, प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं उस स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगुल। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। Obviously, since the formation of these structures does not evolve to parents, the process evolved is asexual। देखिए, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम चिकन बात है। हम सभी को पता है, रनरवा के बनने के लिए, राइजोमवा के बनने के लिए, शक्करवा को बनने के लिए, ट्यूबरवा को बनने के लिए, ऑफसेटवा को बनने के लिए, बल्ब्स को बनने के लिए, इन सब के बनने के लिए 2 पेरेंट की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रही थी ना, 2 पेरेंट की जरूरत तो नहीं थी ना। तो जब 2 पेरेंट की जरूरत नहीं है तो क्या
होगा रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगी, रिप्रोडक्शन ससुरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगी। तो हमेशा याद रखना जो एल्गी और फंजाई है, जब भी इन ससुरों को कॉमन तरीके से फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे जो कि है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब इन ससुरों को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, लेकिन जैसे ही इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलनी शुरू हो जाएगी, इन ससुरों को अनफेवरेबल कंडीशन मिलनी शुरू हो जाएगी, तो एल्गी और फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। एल्गी और फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेम चीजें, सेम लाइन यहां पर लिखी हुई है। Member of the kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special or sexual reproductive structures। ठीक है, फंजाई किंगडम के जो मेंबरवा होते हैं ना, और सिंपल प्लांट जैसे एल्गिया हो गया, दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। देखिए जो चीजें मैं अभी आपको बताएं वही चीजें यहाँ एनसीईआरटी में वापस से लिखी हुई हैं, तो मैं इसको रीड आउट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The most common of these structures are zoospores that usually are microscopic motile structure। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब वो स्ट्रक्चर जिनकी वजह से ये जो किंगडम फंजाई है और काफी सारे सिंपल प्लांट्स है जैसे एल्गिया हो गया, ये सब रिप्रोड्यूस करते हैं जिन स्ट्रक्चर्स की मदद से, वो है जूस्पोर्स, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, जनरली आप देख सकते हो क्लेमाइडोमोनास के अंदर। ये जो जूस्पोर्स होते हैं ना, ये जनरली कैसे होते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स, यानी कि ससुरे मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे घुसुक के जा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे चल के जा सकते हैं। ठीक है, इनके पास फ्लैजिला होती है, टंगरी के लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, पैर के लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, उसी की वजह से ये मूव करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Other common asexual reproductive structures are conidia, पेनिसिलियम, बर्ड्स, हाइड्रा एंड जेम्यूल स्पंजेस। ठीक है, बहुत सारे कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे कोनिडिया जो कि पेनिसिलियम फंजाई में देखने को मिलता है, बर्ड्स जो कि हाइड्रा और ईस्ट में देखने को मिलते हैं, जेम्यूल जो कि स्पंजेस में देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। We have learned about vegetative reproduction in plant class 11th. What do you think? Is vegetative reproduction is also type of asexual reproduction? देखिए आपको ये बताना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। बिल्कुल है, ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए अगर आपने अब तक चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, अब तक लेक्चर अच्छे से देखा है। तो अगर ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो दो मुक्का मारेंगे पीठ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। While in animals and other simple organisms, the term asexual is usually ambiguously. In plants, the term vegetative reproduction is frequently used. जब हम एनिमल्स की बात करते हैं और दूसरे अदर सिंपल ऑर्गेनिज्मों की बात करते हैं तो असेक्सुअल वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? असेक्सुअल वर्ड का यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हम फंजाई और कुछ सिंपल प्लांट जैसे एल्गिया के लिए यूज करते हैं रिप्रोडक्शन का वर्ड, तो उसमें आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, नाउ प्लांट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को, प्लांट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को, और एनिमल और सिंपल ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। In plants, the unit of vegetative propagation, such as a runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulbs, are all capable of giving rise to new offspring. These structures are called vegetative propagule. ठीक है, देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे बताई है। जब प्लांट के अंदर जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है कुछ स्ट्रक्चर्स की मदद से, उस स्ट्रक्चरवा को बोलते हैं रनर, राइजोम, सक्करवा, ट्यूबरवा, ऑफसेटवा, बल्बवा। और इसके अंदर इतनी क्षमता होती है, इन ससुरों के अंदर इतनी क्षमता होती है कि एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। ऑफस्प्रिंग का मतलब लइका फइका संतान।
आने वाला नई पीढ़ी ऑफ स्प्रिंग को वंशज, इस तरह से आप इसको रिलेट करते चलो, ह्यूमन से रिलेट करते चलो तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, और इन्हीं ससुरों को और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। देखिए वो स्ट्रक्चर्स, वो ससुरा स्ट्रक्चर जो हेल्प करता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने में, वो ससुरा जो हेल्प करता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने में, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। Obviously, since the formation of these structures does not involve two parent, the process evolved is asexual। देखिए बिल्कुल साफ सुथरा एकदम चिकन बात है। इन स्ट्रक्चर्स, राइजोमा हो गया, सक्करवा हो गया, ट्यूबरवा हो गया, ऑफसेटवा हो गया, इन सभी में दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए ये सब किस में आएंगे? ये सब इंक्लूड होंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर्स में। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। In some organisms, if the body breaks into distinct pieces, fragment, each fragment grow into an adult capable of producing offspring। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हाइड्रा हो गया, अगर एक हाइड्रा को आप 3-4 पीस में कुट 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 काट दीजिए तो अलग अलग नए हाइड्रा बन के तैयार हो जाएंगे। मतलब कि जिस हाइड्रा को हमने कुट 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 4-5 पीस में काटा, वो सारे हाइड्रा अलग अलग नए हाइड्रा का निर्माण कर लेंगे और ससुरा मैच्योरेशन के बाद से एग्जैक्ट सेम साइज के हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी को हम कई सारे पीसेस में डिवाइड कर दिए, कई सारे पार्ट्स में काट दिए और कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद से सारे फ्रेगमेंट्स अलग अलग ग्रो कर जाते हैं इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, और एक पूरा का पूरा एडल्ट बन के खड़ा हो जाता है। एग्जांपल है ससुरा हाइड्रा। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। चलिए आगे देखते हैं। You must have heard about the scourge of the water bodies या about the terror of Bengal। ठीक है, अब हम लोग नोट से पढ़ लेते हैं आखिर ये ससुरा टेरर ऑफ बंगाल है क्या। चलिए अब देखते हैं टेरर ऑफ बंगाल क्या है। इट इज द एक्वाटिक प्लांट वाटर हाइसेंस विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड फाउंड ग्रोइंग वट एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू डेथ ऑफ फिशेस इकोर्निया क्रैस्पस। ठीक है, देखिए यह एक एक्वाटिक प्लांट की कहानी है। इस ससुरे का नाम है वाटर हाइसेंस, जिसका साइंटिफिक नाम है इकोर्निया क्रैस्पस। ठीक है, ये वाटर हाइसेंस प्लांट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। बंगाल में क्यों किया गया था? बिकॉज इसके जो फ्लावर्स है ना बहुत सुंदर है। इसके ब्यूटी को देखते हुए क्यों किया गया था? इसके ब्यूटी को देखकर, इसके ब्यूटीफुल फ्लावर, इसके ब्यूटीफुल लीफ की जो शेप थी ना वो इतनी सुंदर थी कि इंडिया के जो पॉट्स हैं उसको सुंदर दिखाने के लिए इस ससुरे को लाया गया था। लेकिन पता चला ये ससुरा एगो इन्वेसिव वीड है। वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, जो अनवांटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ऐसे ही बस बन गए, जरूरत नहीं है उसकी, बिन बुलाए मेहमान के जैसे। आप मान लीजिए वाटर हाइसेंस भी एक बहुत ही बड़ा इन्वेसिव वीड है, अनवांटेड प्लांट है। जहां पर भी पानी रुका हुआ है इस ससुरा वही अपना नैन बसेरा बना लेता है, मार हो जा बस के रिप्रोडक्शन करना चालू कर देता है। इतना तेज रिप्रोडक्शन करता है कि पूरे सरफेस को ढक लेता है। ऐसा लगता है कि बिछावना हुआ है, 2-3 लेयर का बिछावना हुआ, इतना तगड़ा इसका रिप्रोडक्शन रेट है। और मान लीजिए जब ये सरफेस को ढक लेगा तो सूरज की रोशनी जा पाएगी? सूरज की रोशनी नहीं जा पाएगी, क्योंकि पूरे के पूरे सरफेस को कवर कर लिया वाटर हाइसेंस ने। और बिलीव मी गाइस, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने रैपिडली ससुरा ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूरे के पूरे सरफेस को कवर कर लिया, बिछावना कर दिया। अब सन की रोशनी नहीं जा रही है अंदर, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि ससुर ने पूरा एरिया कवर कर लिया, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से और जिसकी वाटर से ऑक्सीजन ड्रेन करने लगेंगे, जिसकी वजह से इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फिशेस वगैरह उनकी डेथ हो जाएगी। तो एक तरह से बस इसकी सुंदरता की वजह से इसको लाया गया था इंडिया के अंदर, लेकिन यह एक टेरर बन के रह गया। यह एक बहुत ही गलत चीज बनकर रह गया, हमारे लिए डेंजर बन गया था। इसको लाने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि इस ससुरे को लाने से बहुत नुकसान हुआ। जो एक्वाटिक इकोसिस्टम था ना उसने इसको डिस्टर्ब कर दिया था। ठीक है, इसने एक्वाटिक इकोसिस्टम
इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वाटर हाइसेंथ वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ। देखिए वही बात जो मैं आपको अभी बताया हूँ, वाटर हाइसेंस को क्यों यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, बिकॉज इस ससुरे की उसकी बहुत सुंदर फ्लावर्स, उसके ब्यूटीफुल शेप को, उसके ब्यूटीफुल लीफ को देखते हुए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and separate all over the water bodies in a short period of time, it's very difficult to get rid of them. देखिए अब ये जो वाटर हाइसेंथ का जो प्लांट है ना, ये ससुरा वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करता है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से करता है, और ये इतना जल्दी करता है ना, इसका फिनोमिनल रेट इतना हाई है ना कि पूछिए मत। इसको बहुत ही कम समय में, ये बहुत ही कम समय पूरे के पूरे सरफेस को कवर कर लेता है। ऐसा लगता है कि 2-3 लेयर का बिछौना किया गया, इतना तगड़ा ये कवर करता है। और फिर इससे पीछा छोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे गर्लफ्रेंड से पीछा छोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है ना, वैसे इससे भी पीछा छोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ बतियाते हो, हम जानते हैं, एक बार बतियाइला कि गइला। चलिए बतियाना नहीं चाहिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। You must have heard about the scourge of water bodies, about the terror of Bengal। ठीक है, और ठीक है, अब तो आपने सुन लिया, अब तो इसकी बात बिल्कुल सही है। अब तो आपको बता दिया वाटर हाइसेंस क्या है, टेरर ऑफ बंगाल क्या है, अब तो आपको पता है। चलिए इसके बाद अब भूलोगे तो 2 मुक्का पीठ पे पिटाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। This is nothing but the aquatic plants water hyacinth, which is one of the most invasive weed found growing wherever there is standing water। ठीक है, देखिए ये कुछ भी नहीं है, बस एक ससुरा एक्वाटिक प्लांट है जिसका नाम है वाटर हाइसेंथ, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इन्वेसिव वीड है, अनवांटेड प्लांट है। वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट, नहीं है जरूरत इसकी, और जहां पर भी रुका हुआ पानी होगा ना, वही जो ससुरा चला जाएगा और वहीं पे उगना शुरू हो जाएगा, वहीं पे जाके अपना ग्रो करके और माड नैन बसेरा बना लेगा और पूरे सरफेस के एरिया को कवर कर लेगा और बहुत तेजी से पूरे सरफेस एरिया को ढक लेगा। इमेजिन कीजिए कि पूरा का पूरा सरफेस एरिया ससुरे ने बिछौने के जैसे मार ढक लिया है और ऊपर से ऑक्सीजन वगैरह और सनलाइट अंदर नहीं जा रही है। ठीक है, तो अंदर का जो एक्वाटिक सिस्टम है, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, वो खतरे में आ जाएगा। तो इसलिए इसके होने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू डेथ ऑफ फिशेज। ठीक है, वही बात जो मैं आपको अभी बताया है, वाटर से उसने सारी ऑक्सीजन ले ली, जिसकी वजह से जो फिशेस है ना उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि भाई उसकी इकोसिस्टम चल रहा था, उसको इसने जाके डिस्टर्ब कर दिया। बाहर से आया है ससुरा, एलियन स्पीसीज हुई, उसने उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो फिश मरनी शुरू हो जाएंगी। राइट ना, अब आप इसके बारे में चैप्टर नंबर 13 और 14 में और अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन यहां पर एक बेसिस बता दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaf। देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आएगी कि भाई अगर ये प्लांट इतना ही खराब था तो इसको क्यों लेकर आए थे। पर्पल कलर के इसके बहुत ही सुंदर फ्लावर्स होते हैं इसके लेकिन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है कुछ इकोसिस्टम के लिए। जनरली इंडिया में इसको इसके ब्यूटीफुल शेप और फ्लावर की वजह से लाया गया था, लेकिन ये इतना बड़ा थ्रेड बना, इतना बड़ा टेरर क्यों बना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and separated all over the water bodies in a shortened period of time, it's very difficult to get rid of them। क्योंकि यह बहुत जल्दी प्रोपोगेट कर लेता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेट इसके अंदर देखने को मिलता है, तो ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करने लगेगा और पूरे के पूरे सरफेस को बहुत जल्दी कवर कर लेगा और बहुत ही कम टाइम में ये चारों की तरफ फैल जाएगा और इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है गाइज। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसे छुटकारा पाना। अब नोट्स में देखेंगे,
The site of origin of the new plantlets in the plants, the nodes present in the modified stem of these प्लांट, वह जगह, वह ओरिजिन जहां से न्यू प्लेटलेट्स बन रहे हैं एक प्लांट्स के अंदर, उसे बोलते हैं नोड्स। जहां से लीफ बन रही है, जहां से लीफ उग रही है, उसे हम लोग नोड्स कहते हैं। एक मॉडिफाइड स्टेम के अंदर ये नोड्स प्रेजेंट होते हैं। एक मॉडिफाइड स्टेम बनेगा अच्छा सा, बहुत ही कैपेबल सा। जब एक स्टेम बनता है ना, तो उसके अंदर जब लीफ आती है, जिस एरिया में वो लीफ आएगी, जहां से वो लीफ उगनी शुरू होगी, उस एरिया को बोलते हैं नोड्स। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। Whenever these nodes come in contact with lemon soil या the water, they produce nodes and new plantlets। ठीक है, अब ये जो nodes है जहां से लीफ आ रही है, अब ये जो nodes है जहां से लीफ आ रही है, जैसे ही ये किसी lemon soil या किसी वाटर के साथ कांटेक्ट में आती है तो क्या बना लेती है? They will produce root and new plants। जब रूट बन जाएगा तो ऑफिशियली सी बात है नए प्लांट्स भी बन जाएंगे। तो जैसे ये जो नोड्स है ना कांटेक्ट में आते हैं विद lemon soil या वाटर, दे प्रोड्यूस रूट एंड न्यू प्लांट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली एडवांटेजियस बर्ड्स राइज फ्रॉम द नोसेस प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। इस तरीके से आपको एक और चीज देखने को मिलती है जो ससुरा एडवांटेजियस बर्ड्स के बारे में। जो एडवांटेजियस बर्ड्स क्या है, किस तरीके से ये लोग फॉर्म्स होते हैं। मान लीजिए एक तरह का स्टेम है, स्टेम के बीचों बीच में एक तरह की लाइन बनी हुई है। अब ये जो लाइन बनी हुई है ना, जहां से लीफ निकल रही है या कोई भी स्ट्रक्चर निकलेगा, यहीं से निकलेगा। तो ये जो दो नोड्स के बीच की जो जगह होती है ना, ये होता है इंटरनोड। क्या होता है? इंटरनोड। और जहां से लीफ या कोई भी प्लेटलेट निकलता है वो होता है नोड्स। देखिए हम बात कर रहे हैं एडवांटेजियस बर्ड्स की। किसकी? एडवांटेजियस बर्ड्स की। देखिए लीफ है, उन्होंने बोला उन नोचे से एडवांटेजियस बर्ड निकलेगा जो कहां पे प्रेजेंट होंगे? लीफ के मार्जिन पर प्रेजेंट होंगे। और इन्हीं नोचे से कोई भी प्लेंटेस निकलना शुरू होगा जो कि कहां पे प्रेजेंट है? ब्रायोफाइलम के मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं। यहां से निकलना शुरू होगा, एडवांटेजियस बर्ड्स बोलते हैं उन्हें। ठीक है, दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट। चलिए देखिए, इस एबिलिटी को नोड से निकलना, एडवांटेजियस बर्ड क्रिएट करना, रूट्स का बनना, इन सब का फायदा किसने उठाया? फार्मर्स ने, फॉर कमर्शियल प्रोपोगेशन। ठीक है, कमर्शियली हमें इनको बनवाना है, सीजनल है या नॉन सीजनल में नहीं होगा तो बनवाना है, तो हम इनके कंडीशन पे इनको बनवा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like algae and fungi, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition। चलिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली एक ऐसा मेथड है रिप्रोडक्शन का इन ऑर्गेनिज्म, उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जिनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी हद तक सिंपल है। जैसे कि एल्गिया हो गया, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है ससुरे के पास, सिंपल एज ए स्ट्रक्चर से। फंजैया हो गया, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। देखिए जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, देखिए ये लाइन मैं बार बार क्लियर क्यों करा रहा हूं, ये लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन एल्गी इन फंजाई जब इनकी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये असेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करेंगे फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन अगर इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन मिली तो ये क्या करेंगे? ये शिफ्ट कर जाएंगे ससुरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो वही लिखा हुआ है दैट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द onset ऑफ एडवर्स कंडीशंस। ठीक है, एडवर्स कंडीशन का मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे इनकी फेवरेबल कंडीशन खत्म हो गई, जैसे इनकी फेवरेबल कंडीशन खत्म होने लगती है, कुछ चेंजेस आने लगते हैं, इनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं रहा, सीजन नहीं रहा, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, तो ये किसमें चेंज हो जाएंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और फेवरेबल कंडीशन में कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे थे? असेक्सुअली रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
Asexual vegetative as well as sexual method of reproduction are exhibited by the higher plant। देखिए अगर आप देखो ये जो asexual reproduction है और जो ये sexual reproduction है ये कौन करता है, जनरली हायर प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। हायर प्लांट्स में asexual reproduction भी देखने को मिलता है और sexual reproduction भी देखने को मिलता है। अगर उन हायर प्लांट्स को उनकी फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, जिस टेम्परेचर में उनको चाहिए, जो इन्वायरमेंट चाहिए, जो हैबिटेट चाहिए, सब उनको मिल रही है, तो ये ससुरा और सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर वो कंडीशन नहीं मिल रही है तो वही हायर प्लांट सेक्सुअली रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेक्सुअल मूड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। देखिए इसीलिए मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं, जो इतने ज्यादा एडवांस है, उनके अंदर हमें कौन सी रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated? Have you seen small plants emerging from the buds called eyes of the potato tuber or from the rhizome of banana and ginger? ठीक है, देखिए क्या आपको पता है ये जो पोटैटो जो सॉइल के नीचे उगता है ना, सुगर कैन, बनाना, जिंजर, इन सभी को कैसे कल्टीवेट किया जाता है, कैसे इनको उगाया जाता है? हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स, जिनको हम आइज कहते हैं। ये जो पहला वाला डायग्राम है ना, इसको आप देखिए। चलिए आगे देखते हैं ये क्या है। इट इज द आइज ऑफ पोटैटो। ये क्या है, ये जो है ना पोटैटो की आइज बननी शुरू हो रही है, तो ये क्या करेगी, दीज आर जर्मिनेटिंग आइज बर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर की वजह से यहाँ पर रूट फॉर्म होगी और एक नया पोटैटो बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जिंजर। क्या है, जिंजर अब क्या है भाई, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें एडवांटेटियस बर्ड्स प्रेजेंट है और एडवांटेटियस रूट्स प्रेजेंट है। फिर से इसमें क्या है, बर्ड्स हैं और नोड्स हैं। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर ये जिस स्ट्रक्चर्स की वजह से ये वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करेंगे, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेंगे, वो है राइजोम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब अगला स्ट्रक्चर्स है बाल्बिल। देखिए ससुरा जो मोटा वाला स्ट्रक्चर्स है ना, इसी को बोलते हैं बाल्बिल्स। और अगला है ब्रायोफाइलम। अगला क्या है, ब्रायोफाइलम। देखिए देखो ये जो मार्जिन साइड पर ये जो बनने शुरू हुए हैं ना, ये कभी भी बीच में नहीं बनते, ये हमेशा ये ससुरा सिल्फ और सिल्फ किनरवे बनता है। सिल्फ और सिल्फ मार्जिन साइड पर ही जो न्यू प्लेटलेट्स है वो बनने शुरू होते हैं, वो सिल्फ मार्जिन पर ही बनते हैं। तो इस नई लीफ को क्या बोलोगे, एडवांटेटियस बर्ड्स बोलोगे। क्या बोलोगे, एडवांटेटियस बर्ड्स बोलोगे। इसके बाद से ससुरा नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स है वाटर हाइसेंस। इसी को हम लोग खोज रहे थे, वाटर हाइसेंस मिल गया। देखिए इसमें क्या है, देखिए ये है आपका ऑफसेट। क्या है, ऑफसेट इसमें प्रेजेंट है और ऑफसेट का एग्जांपल क्या है, वाटर हाइसेंस। इसी ऑफसेट की मदद से ये ससुरा जुड़े हुए होते हैं और एक न्यू प्लेटलेट्स को बनाते हैं। और देखिए पूरे के पूरे वाटर को कवर कर लेते हैं, सरफेस को कवर कर लेते हैं। क्लियर हो गई सारी चीजें। चलिए आगे देखते हैं। When you carefully try to determine the site of origin of new plantlets in plant or listed above, you will notice that they variable arise from the nodes present in the modified stem of these plants। देखिए ये वही चीज है जो मैं आपको पढ़ाया हूं कि इन सभी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, नोड्स क्या होता है, हमने देखा ना इसके पहले। देखिए ये जो नोड्स क्या होता है, नोड्स वो होते हैं जहां से नई प्लेटलेट बनने शुरू हो जाते हैं, नई लीफ बनने शुरू हो जाती है और दो नोड्स के बीच का जो पार्ट्स होता है ना उसे बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, दो नोड्स के बीच का जो पार्ट्स होता है उस सूर्य को बोलते हैं इंटरनोड। चलिए आगे देखते हैं। Similarly, advantageous buds arise from the noses present at margin of leaf of bryophyllum। Similarly, advantageous buds में भी ये होता है that ये उन नोचेस से बनते हैं जो कि लीफ के मार्जिन पर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर advantageous buds बननी शुरू होंगी। एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plants. It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like algae and fungi, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. Find out how sexual reproduction enable these organisms to survive during unfavorable conditions। ठीक है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस चीज को जानना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का इन ऑर्गेनिज्म। उन ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन का बहुत ही अच्छा मूड है जो कि बहुत ही सिंपल है, जैसे अमीबोआ हो गया, एस्टोआ हो गया, फंजैया हो गया, जो बहुत ही सिंपल है। लेकिन जैसे ही एल्गी और फंजाई को उनकी जनरली उनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो वो शिफ्ट कर जाते हैं सेक्सुअल मूड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में। जैसे ही एडवर्स कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन शुरू होने से पहले शिफ्ट कर जाएगा सेक्सुअल मूड ऑफ रिप्रोडक्शन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Why is sexual reproduction favored under such conditions? ठीक है, क्योंकि इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Asexual vegetative as well as sexual modes of reproduction are exhibited by the higher plants। देखिए असेक्सुअल के साथ साथ सेक्सुअल मूड रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है किनके द्वारा, हायर प्लांट। तो वही हायर प्लांट जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन देखने को मिलेगी तो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, और जैसे ही उनको डाइवर्स कंडीशन आ जाएगी, उनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी, तो ऐसी कंडीशन में वे प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, सेक्सुअली। कैसे? सेक्सुअली। चलिए आगे देखते हैं। On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals। देखिए most of the animals कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। मोस्ट ऑफ द एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, नोट्स के साथ पढ़ाया हूं इसलिए वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा बना है, नहीं तो नोट्स के साथ नहीं पढ़ाता तो लेक्चर शॉर्ट में हो जाता है। नोट्स के साथ पढ़ाने में, और मान लीजिए नोट्स के साथ पढ़ाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर मैं वही सेम लाइन नोट्स फिर वही एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं पर्सनल चीज़ों पे। थोड़ा पढ़ाई कीजिए, ठीक है, पढ़िए, दम लगा के पढ़िए। इमेजिन कीजिए कि आप अगले साल मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन ले चुके हैं। इमेजिन कीजिए कि आप नेक्स्ट ईयर में दिल्ली AIIMS में सिलेक्शन ले चुके हैं। ठीक है, देखिए तनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर से तनी दूर रहो, तनी पढ़ाई करो, समझ रहे हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए जय हिंद।